Friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. So स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास से। देखिए आज हम लोग यहाँ पर एसएसटी की पेडागोजी के क्वेश्चंस करने वाले हैं। देखिए इससे पहले क्लास में मैं आप लोगों को 20 क्वेश्चंस करा चुकी हूँ। आज की क्लास में भी आपके 20 क्वेश्चंस ही यहाँ पर होंगे। इसके अलावा देखिए जो लेक्चर क्लासेज हैं, जो आपके थ्योरी कंसेप्ट बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, देखिए अगर थ्योरी की बात करें तो थ्योरी के भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मैं आप लोगों को करा रही हूँ। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेशन भी आपका अलग से चल रहा है और पेडागोजी का भी मैंने आप लोगों का स्टार्ट कर दिया कि दोनों चीज़ें आपकी यहाँ पर चलती रहनी चाहिए एग्जाम तक। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जिसमें आप लोगों को क्वेश्चन विद कंसेप्ट क्लासेस थ्योरी के साथ आप लोगों को क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। इसके अलावा जो पेडागोजी है वो भी मैंने आप लोगों की स्टार्ट कर दी है। आज सेकेंड क्लास आप लोगों की है। ठीक है, तो जिन बच्चों ने क्लासेस नहीं देखी हैं वो इन क्लासेस को भी ज़रूर देखें। काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं जो आप लोगों को दी जा रही हैं एग्जाम के लिए, और देखिए काफ़ी अच्छा स्कोर है जो आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, और जो थ्योरी क्लासेस हैं आपकी एनसीईआरटी की, अगर एनसीईआरटी की थ्योरी की मैं बात करूं तो देखिए एनसीईआरटी की थ्योरी की क्लासेस भी आप लोगों की चल रही हैं। ठीक है, कंप्लीट एसएसटी में आप लोगों को करा रही हूं, तो इन क्लासेस को भी आप ज़रूर देखें। स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, देखिए इतिहास पाठ्यचर्या से अपेक्षित है कि यह मुख्यतः चर्चा करे। देखिए जो हिस्ट्री करिकुलम है, हिस्ट्री करिकुलम में ये चीज़ एक्सपेक्टेड है कि उस पर जो डिस्कशन होना चाहिए वो मुख्यतः किन चीज़ों के ऊपर डिस्कशन होना चाहिए। फर्स्ट यहाँ पर दिया गया है विवादों पर, बी दिया गया है लोगों के शांतिपूर्ण जीवन पर, सी है सत्ता और प्रभुत्व पर, और डी दिया गया है खोजों पर। तो देखिए जब बात करते हैं हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स आप लोगों को दिए गए हैं इन सब पॉइंट्स पर क्या होते हैं, डिस्कशंस होते हैं। ठीक है, तो ये चारों ही पॉइंट्स यहाँ पर क्या हैं, इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विषयों या कौशलों को उस क्रम में जिसमें उन्हें सामाजिक विज्ञान में शिक्षक द्वारा मानचित्र कौशलों को पढ़ाते हुए जोर देने की आवश्यकता है व्यवस्थित करें। देखिए यहाँ पर आपको सही क्रम में व्यवस्थित करना है जब आप किस चीज़ को पढ़ा रहे हैं। देखिए मानचित्र कौशलों को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, मानचित्र कौशल की बात हो रही है, तो देखिए सबसे पहले तो आपको की पॉइंट्स देखना है किस चीज़ की बात हो रही है, मानचित्र कौशल की। अब मानचित्र को देखते ही आप चीज़ों को आपको चीज़ें समझ में आएंगी, आपके माइंड में आएंगी कि मानचित्र के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहली चीज़ होती है कि हमें डायरेक्शन का पता होना चाहिए। ठीक है, किस चीज़ का पता होना चाहिए, डायरेक्शन का। तो देखिए सबसे पहला होता है डायरेक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पर क्या आ जाएगा आप लोगों का, डायरेक्शन। सेकंड अगर हम बात करें तो देखिए मानचित्र का पैमाना, स्केल हम लोगों को पता होनी चाहिए। तो सेकंड नंबर पे जो आएगा वो होगा आपका मानचित्र का पैमाना। ठीक है, अगर थर्ड पॉइंट की हम लोग बात करें तो थर्ड पॉइंट पे क्या चीज़ें होनी चाहिए, सिंबल्स। किस चीज़ के पता होना चाहिए आप लोगों को, सिंबल्स का पता होना चाहिए। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, सिंबल हो जाएगा। और लास्ट आपका क्या बचता है, ओरिएंटेशन, जो होती है आपकी अवस्थिति। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा है, तो सही क्रम में व्यवस्थित करना था। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, माध्यमिक स्तर की सामाजिक विज्ञान के शिक्षक की भूमिका में निम्न सम्मिलित हैं। अगर बात करें हम माध्यमिक स्तर की, ठीक है, सामाजिक विज्ञान की, तो उसमें शिक्षक की भूमिका में क्या क्या चीज़ें सम्मिलित होनी चाहिए। ए पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, विविध प्रकार की निर्देशात्मक योजनाओं का उपयोग करना। देखिए बात करें अगर हम पेडागोजी में जब हम डिफरेंट चीज़ों का यूज़ करते हैं, यहाँ पर क्या है, इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग का यूज़ किया गया है। ठीक है, जहाँ पर भी हम डिफरेंट चीज़ों का यूज़ करते हैं वहाँ पर क्या चीज़, वो चीज़ पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, विविध प्रकार की हम क्या कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शनल योजनाओं का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर ए पॉइंट जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखें, अन्य विषयों के साथ संपर्क बनाना। देखिए जब हम बच्चों को कोई भी चीज़ पढ़ाते हैं, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट हम लोगों को पढ़ा रहे हैं, अगर हम उस चीज़ को किसी और चीज़ के साथ रिलेट करते हैं तो उनको चीज़ें जल्दी से समझ में आती है। मतलब उदाहरण के साथ गैर उदाहरण अगर हम बच्चों को देते हैं तो वो चीज़ें उनके माइंड में जल्दी से क्लिक होती हैं। ठीक है, तो अन्य विषयों के साथ संपर्क बनाना, ये भी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। विद्यार्थियों को यह पढ़ाना कि क्या सही है और क्या गलत, सिर्फ राइट और रॉन्ग आप लोगों को नहीं पढ़ाना है। ठीक है, राइट रॉन्ग बच्चों को नहीं पढ़ाना है, तो ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, ये पॉइंट गलत है। सिर्फ राइट और रॉन्ग आप लोगों को बच्चों को नहीं बताना। ठीक है, कि क्या गलत है और क्या सिर्फ सही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ नहीं होती है। तो यहाँ पर देखिए जो सी पॉइंट है वो गलत हो जाएगा। डी अगर हम देखें, समझदार तरीके से स्वतंत्रता का पालन करने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करना, तो ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। केवल ए, बी और डी ही पॉइंट क्या है यहाँ पर सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से किन सामग्रियों का मुख्य लौह और इस्पात उद्योगों के वितरण का पता लगाने के लिए किया जा सकता है। देखिए किस सामग्रियों का जो यूज़ है वो मुख्य रूप से किस चीज़ का, लौह और इस्पात उद्योगों के वितरण का पता लगाने के लिए किया जाता है। एटलस का, कथ्यपरक मानचित्र का, या फिर रेखाचित्र मानचित्र का। तो देखिए कौन सा पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर जो आप लोगों का सही होगा। तो देखिए अगर हम बात करें किस चीज़ की, लौह और इस्पात उद्योगों के वितरण की, तो यहाँ पर जो हम यूज़ करेंगे वो क्या है, तो देखिए रेखाचित्र मानचित्र तो यहाँ पर यूज़ नहीं होगा। देखिए जो रेखाचित्र मानचित्र है वो यहाँ पर यूज़ नहीं होगा। इसके अलावा कथ्यपरक मानचित्र और एटलस, ये दोनों ही क्या हैं आपके, बिल्कुल सही हैं। ए और बी पॉइंट आप लोगों का सही है। इसके अलावा जो रेखाचित्र है ये मानचित्र, ये इस चीज़ के लिए उपयोग नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए जब आप मानचित्र को पढ़ेंगे, जब आप ज्योग्राफी की क्लास पढ़ेंगे जो मैंने आप लोगों को करा भी दी है, उसमें ये चीज़ें दी गई हैं मानचित्र से रिलेटेड कि किन किन चीज़ों को पता लगाने के लिए कौन कौन सी सामग्री का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो ए और बी पॉइंट है वही सही है। इसके अलावा जो सी पॉइंट है वो आप लोगों का गलत है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के वैकल्पिक रास्तों के, देखिए वैकल्पिक रास्तों के बीच आप लोगों को चुनाव करना है। चुनाव करते हुए विद्यार्थियों को निम्नलिखित चरणों हेतु मार्गदर्शन देना है। चरणों को ए से डी में क्रमित करना है, मतलब ए से डी में क्रम में आप लोगों को करना है। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर देखते हैं, प्रत्येक रास्ते के परिणामों का अध्ययन करना। बी दिया गया है विभिन्न वैकल्पिक रास्तों की पहचान करना। सी दिया गया है चुनावों की सूची बनाना जिसमें चयन के कारणों की सूची भी हो। डी दिया गया है एक जैसी विशेषताओं वाले सेट के आधार पर संभावित रास्तों की तुलना करना। देखिए जब भी हम लोग क्या करते हैं, किसी डेस्टिनेशन पर जाते हैं, ठीक है, अब हम लोगों के पास सुविधा है कि हम क्या करते हैं, मैप ओपन करते हैं और उस डेस्टिनेशन का नाम डालते हैं जहाँ पर हम लोगों को जाना होता है। अब देखिए वहाँ पर हम लोगों को काफ़ी सारे रूट्स मिलते हैं, कुछ शॉर्ट भी होते हैं, कुछ लॉन्ग भी होते हैं। हम लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोगों को किस रूट से जाना है, तो उस डिसाइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम किलोमीटर भी चेक करते हैं। ठीक है, कितना कम हम लोगों को पड़ रहा है, रास्ता सही है या नहीं है। ठीक है, हर चीज़ हम लोग क्या करते हैं, जज करके ही तभी उस रूट को चूज़ करते हैं। अब देखिए वैकल्पिक रूट आप लोगों को चूज़ करना है, तो सबसे पहले आप क्या देखोगे, तो देखिए फर्स्ट आएगा आपका विभिन्न वैकल्पिक रास्तों की पहचान करना। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, कौन कौन से रास्ते हैं, ठीक है, कौन कौन से रास्ते हैं, तो फर्स्ट तो आपका यह आ जाएगा। ठीक है, कौन कौन से रास्ते हैं। सेकंड नंबर पे आप लोग क्या चूज़ करेंगे, तो देखिए सेकंड नंबर पे क्या आएगा, प्रत्येक रास्ते के परिणामों का अध्ययन करना। हर एक का, मैंने आपको क्या बताया है कि आप क्या करेंगे, काफ़ी सारे रूट हैं, अब उस रूट में आप लोग देखेंगे क्लिक करके कि इस रूट का जो किलोमीटर है वो कितना हम लोगों को बैठ रहा है। ठीक है, कितने किलोमीटर हम लोगों को चलना है, हर चीज़ आप क्या करते हैं, जज करते हैं उसमें। ठीक है, तो प्रत्येक रास्ते के परिणामों का अध्ययन करेंगे, सेकेंड पॉइंट आपका ये हो जाता है। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, एक जैसी विशेषताओं वाले सेट के आधार पर संभावित रास्तों की तुलना करना। फिर देखिए अगर आपको एक से ज़्यादा, मान लीजिए ये भी सेम है और ये रूट भी सेम है, अब आपको क्या करना है, इन दोनों में से संभावित आधार पर क्या करनी है, तुलना करनी है इन दोनों की, कंपैरिजन की कौन सा सही रहेगा। ठीक है, तो थर्ड आपका क्या हो जाएगा, डी पॉइंट हो जाएगा। और लास्ट आपका क्या बचता है कि चुनावों की सूची बनाना जिसमें चयन के कारणों की सूची भी हो। ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा, फोर्थ नंबर पर आ जाएगा। तो देखिए कौन सा क्रम आपका यहाँ पर सही है, तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, सरकार की अपने नागरिकों के प्रति उत्तरदायित्व या जिम्मेदारी विषय पढ़ाते हुए एक सामाजिक विज्ञान की कक्षा में निम्न में से कौन सी गतिविधि या गतिविधियाँ स्थान पाएंगी। ए पॉइंट दिया गया है, भारत में सरकारी स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र की दिशा विषय पर कक्षा में एक मॉक संसदीय सत्र का आयोजन करना, बिल्कुल सही पॉइंट हो जाएगा। बी पॉइंट है, सरकार को अपने नागरिकों के प्रति उत्तरदायी क्यों होना चाहिए पर वाद विवाद का आयोजन करना। देखिए ये पॉइंट पे बिल्कुल सही है। सी पॉइंट है, विभिन्न मुद्दों जहां सरकार को मीडिया व लोगों को प्रेस वार्ता करके उत्तर देना पड़ा पर आधारित खबरों को इकट्ठा करना। तो देखिए ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। किस चीज़ के लिए, तो देखिए उत्तरदायित्व और जिम्मेदारी विषय पढ़ाते हुए सामाजिक विज्ञान की कक्षा में ये गतिविधियाँ क्या होती हैं, ज़रूरी होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों ही पॉइंट क्या हो जाएंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से कौन से सामाजिक विज्ञान के छात्रों में आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक है। तो देखिए कौन सा है, देखिए इस
टॉपिक से रिलेटेड, आलोचनात्मक सोच से रिलेटेड एक क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट की पेडागोजी में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग है वो कौन से ऑप्शन में है जो यहाँ पर यूज़ हो रही है। अब देखिए पॉइंट देखते हैं, यहाँ पर ए पॉइंट दिया गया है, छात्रों को व्यक्तिगत रूप से काम करने के लिए प्रोत्साहित करना। देखिए व्यक्तिगत रूप से काम करने के लिए, तो ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पर विचारोत्तेजक सवाल पूछना, तो देखिए ये बिल्कुल सही है। जब यहाँ पर आप क्वेश्चनिंग करते हैं बच्चों से, वो क्या होता है, वो बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग को प्रोत्साहित करता है। शिक्षण के दौरान चुप रहने का प्रशिक्षण, देखिए चुप रहने का प्रशिक्षण आप नहीं दोगे बच्चों को। छात्रों के अलग अलग विचारों को महत्व देना, देखिए हर एक बच्चे के विचार को महत्व देना चाहिए, ये पॉइंट भी आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए बी और डी पॉइंट आप लोगों के सही हो जाएंगे। इसके अलावा जो ए और सी पॉइंट है वो आप लोगों के गलत हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन मैंने स्टेशन मास्टर को जवाब दिया कि हम महार हैं, उसका पता सबको चल गया था। कोई भी गाड़ीवान अछूत वर्ग की सवारी को ले जाकर अपने आप को गंदा और नीचा नहीं बनाना चाहता था। एक शिक्षक के रूप में इस वृतांत को आप निम्न में से किन संकल्पनाओं के साथ जोड़कर देखेंगे। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर सही है। ए है रूढ़िबद्ध धारणा। देखिए रूढ़िबद्ध धारणा तो यहाँ पर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बात किसकी हो रही है, अछूत वर्ग की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पर रूढ़िबद्ध धारणा नहीं होगी। जेंडर स्टीरियोटाइप कहाँ पर होता है, जहाँ लड़के लड़की के अंदर भेदभाव, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं, तो यहाँ पर रूढ़िबद्ध धारणा तो नहीं है। इसके अलावा सेकंड पॉइंट है देखिए पूर्वाग्रह, पूर्वाग्रह यहाँ पर होगा। देखिए बी पॉइंट बिल्कुल सही है। छूत अछूत चीज़ें पहले बहुत ज़्यादा होती थी, आपने देखा होगा। हमारे अगर ग्रैंड पेरेंट्स को आप लोग देखेंगे, जो हमारे दादा दादी होते हैं, उनके अंदर बहुत सारे पूर्वाग्रह आप लोगों को देखने को मिलेंगे, चाहे वो लड़के लड़की को लेकर के हो। ठीक है, हमारे टाइम पर ये चीज़ें होती थी, अब ये चीज़ें हो रही हैं, तो वो चीज़ें क्या है, वो उनके माइंड में अभी भी हैं। तो वो क्या होते थे, वो पूर्वाग्रह हैं जो हम अपने दिमाग में पहले से ही फिट करके रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है नस्ल भेद। देखिए नस्ल भेद की यहाँ पर कोई बात नहीं हुई है। डी है भेदभाव। देखिए भेदभाव यहाँ पर बिल्कुल सही है। बी और डी पॉइंट यहाँ पर सही हो जाएंगे। ठीक है, कौन से बी और डी पॉइंट बिल्कुल सही है। यहाँ पर अछूत वर्ग की बात हुई है। ठीक है, तो कौन से पॉइंट, पूर्वाग्रह और भेदभाव जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, अगर आपको स्रोतों पर आधारित मध्ययुगीन भारत के समय के धुमंतुओं या बंजारों को प्रस्तुत करना है, तब आप उन्हें चित्रित करेंगे। तो देखिए किस प्रकार से आप उनको चित्रित करेंगे। एक रंग बिरंगी तथा आनंद प्रिय समुदाय की तरह, एक उग्र और हिंसक समुदाय की तरह, एक महत्वपूर्ण व्यापार करने वाले समुदाय की तरह, या फिर एक अलग अलग समुदाय की तरह जिसका कोई अतीत नहीं है। तो देखिए जब बात करते हैं हम घुमंतुओं की या बंजारों की, तो देखिए बंजारे कौन होते थे, घुमंतु ये एक तरीके के व्यापारी होते थे। मतलब जो क्या करते थे, अपने आप के लिए चीज़ें खाने की हों, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हों, उनको लेने के लिए क्या करते थे, ये एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते थे। ठीक है, इसलिए इनको क्या कहा, घुमंतु या बंजारे बोला जाता है। तो इनको हम किस तरीके से चित्रित कर सकते हैं, एक महत्वपूर्ण व्यापार करने वाले समुदाय की तरह। ठीक है, आपने देखा होगा जितने भी चैप्टर आप लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है, वहाँ पर आप लोग देखेंगे कि ये जो चीज़ें हैं आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगी। व्यापारी में जो आदिवासी होते थे, ठीक है, वो भी क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। आर्किटेक्ट संग्राहक ये भी क्या करते थे, खाने की खोज में हो, पानी की खोज में हो, एक जगह से दूसरी जगह पलायन करते रहते थे। तो यहाँ पर आप किस तरीके से चित्रित करेंगे उनको, एक महत्वपूर्ण व्यापार करने वाले समुदाय की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से किन को भारत के विद्यालयों में सामाजिक विज्ञान शिक्षा के शिक्षण में सामान्यतः चुनौतियों के रूप में माना जाता है। देखिए किन चीज़ों को यहाँ पर चुनौतियों के रूप में माना जाता है। यहाँ पर पर्याप्त भारतीय लेखक नहीं हैं जो कि गुणवत्ता वाले सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु लिख सकें। देखिए यहाँ पर पर्याप्त भारतीय लेखक नहीं हैं जो कि गुणवत्ता वाले सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु लिख सकें। तो देखिए यहाँ पर ये पॉइंट जो होगा वो यहाँ पर गलत है। यहाँ देखिए क्या चीज़ बोली गई है, जो चुनौतियों के रूप में माना जाता है, ठीक है, वो आपको बताना है। तो यहाँ पर ए पॉइंट तो नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, जितनी विषय वस्तुओं को विद्यार्थी संभाल सकते हैं उससे अधिक विषय वस्तुएं सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या में सम्मिलित है। देखिए बिल्कुल सही पॉइंट है। सामान्य तौर पर विद्यालय की पाठ्य पुस्तकें और विशेष रूप से सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकें जो होती हैं वो बोधगम्य नहीं है। देखिए जो क्या है यहाँ पर, कॉम्प्रिहेंशन नहीं है, बोधगम्य नहीं है। तो देखिए ये पॉइंट भी बिल्कुल चुनौती देता है। नेक्स्ट है, जैसी वैज्ञानिक दृढ़ता प्राकृतिक और भौतिक विज्ञान में पाई जाती है वैसी सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में नहीं होती है। देखिए ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। तो देखिए यहाँ पर बी, सी और डी पॉइंट आपके सही हो जाएंगे, जो सामान्यतः सामाजिक विज्ञान शिक्षा के शिक्षण में चुनौतियों के रूप में माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बी, सी और डी पॉइंट सही हैं। इसके अलावा ए जो है वो बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों ए बी पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। कथन ए है, अंग्रेजों के प्रति निष्ठा को बढ़ावा देने के लिए अंग्रेजों ने भारतीय विद्यालय की सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या में नागरिक शास्त्र को लाया। तो देखिए नागरिक शास्त्र को लेकर क्या ये पॉइंट तो बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है ये पॉलिटी के अंदर से आप लोगों से पूछा गया है। पॉलिटी के जो चैप्टर्स हैं वहाँ से काफ़ी पेडागोजी के क्वेश्चंस आप लोगों के बनते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो आपकी पॉलिटी है उसको अच्छे से पढ़ा करें, क्योंकि यहाँ से जो पेडागोजी के क्वेश्चंस है वो काफ़ी हद तक पूछे जाते हैं आप लोगों से, ठीक है। स्टार्ट देखिए ऑप्शंस देखते हैं यहाँ पर। सेकंड है, इसे हाल ही के वर्षों में राजनीतिक विज्ञान से प्रतिस्थापित किया गया क्योंकि यह विषय विश्वविद्यालयों में अधिक आकर्षक और लोकप्रिय है। देखिए ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा, सिर्फ ए पॉइंट यहाँ पर सही है कि आकर्षक और लोकप्रिय है, इसी वजह से इसको राजनीतिक विज्ञान से प्रस्थापित कर दिया गया है। तो ये पॉइंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ए सही है, इसके अलावा बी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए निम्न में से किसको सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में प्राथमिक स्रोत के रूप में नहीं माना जाता है। देखिए किसको जो है यहाँ पर प्राइमरी नहीं माना जाता। मित्रों को लिखे पत्रों को, निजी डायरी की प्रविष्टियों को, जर्नल में प्रकाशित एक पुस्तक की समीक्षा को, या फिर एक व्यक्ति की हस्तलिखित अर्थ प्रबंधों के वितरण को। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आप लोगों का सही होगा। तो यहाँ पर पूछा है देखिए किसको सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में प्राथमिक स्रोत के रूप में नहीं माना जाएगा। मित्रों को लिखे पत्रों को बिल्कुल सही है, निजी डायरी की प्रविष्टियों को, जर्नल में प्रकाशित एक पुस्तक की समीक्षा, देखिए ये यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है। एक व्यक्ति की हस्तलिखित अर्थ प्रबंधों के विवरण, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर कौन सा नहीं है, तो वो है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर क्या है, बिल्कुल सही है। नहीं इन्होंने पूछा था, नहीं वाला कौन सा है, तो वो है आपका 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अगर एक छात्र या छात्रा सरकारी योजना समझने में शामिल है, निम्न में से कौन सा उसकी आलोचनात्मक क्षमता के विकास को दर्शाता है। तो देखिए कौन सा यहाँ पर आलोचनात्मक क्षमता के विकास को दर्शाएगा। सरकारी रिपोर्टों में उपलब्ध योजना के विवरणों को जैसे कि तैसे उतार देना, योजना के मुख्यतः लाभों और सकारात्मक आयामों का वर्णन करना, केवल उन आयामों का वर्णन करना जो सरकार को खराब दिखाते हैं, अलग अलग साक्ष्यों का उपयोग कर योजना पर विवेकपूर्ण निष्कर्ष निकालना। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है। तो देखिए जो आलोचनात्मक क्षमता को दर्शाता है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, अलग अलग साक्ष्यों का उपयोग करके योजना पर विवेकपूर्ण निष्कर्ष निकालना, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। केवल उन आयाम पर, केवल जहाँ पर आएगा वो आपका नेगेटिव हो जाता है। योजना के सिर्फ मुख्य लाभों और सकारात्मक आयामों पर, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा कि सिर्फ आप पॉजिटिव देखें और नेगेटिव आप देखें ना। सरकारी रिपोर्ट में उपलब्ध योजना के विवरणों को जैसे कि तैसा आपको नहीं उतारना, ठीक है। 4th यहाँ पर सही है, इसके अलावा सारे क्या हैं आपके गलत हैं। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए निम्न में से कौन से प्रश्न विद्यार्थियों को संज्ञान के अनुप्रयोग पहलू को विकसित करने के अवसर प्रदान करते हैं। देखिए सब जगह आपको यही संज्ञान वाला, कॉग्निटिव, ठीक है, यही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये सारे ही आपकी पेडागोजी में एक ना एक क्वेश्चन आता है आपका क्रिटिकल थिंकिंग से, ठीक है। फर्स्ट है, मनसबदारों के कर्तव्य क्या थे। दक्षिणी भारत के मुख्य राजवंश कौन थे। सरकार द्वारा बफर स्टॉक क्यों लाया गया। अपने क्षेत्र में उपलब्ध सर्वसाधारण वस्तुओं की सूची बनाइए। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, जहाँ पर संज्ञान के अनुप्रयोग पहलू को विकसित करने के अवसर मिल रहे हैं। तो देखिए जब बात करते हैं अपने क्षेत्र में उपलब्ध सर्वसाधारण वस्तुओं की सूची बनाओ, तो देखिए यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, संज्ञान का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें मनसबदारों के कर्तव्य आप बता देंगे, दक्षिणी भारत के मुख्य राजवंश कौन थे ये भी आप लोग बता देंगे, सरकार द्वारा बफर स्टॉक क्यों बनाया जाता है ये भी आप बता देंगे। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों का संज्ञान, कॉग्निटिव चीज़ें यहाँ पर आप लोगों की यूज़ नहीं हो रही है, थिंकिंग यूज़ नहीं हो रही, लेकिन यहाँ पर आपको अपनी सोच लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो केवल डी ही पॉइंट यहाँ पर क्या है आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए निम्न में से कौन से प्रश्न विद्यार्थियों की प्रक्रियागत समझ का आकलन करते हैं। ए है, उपभोक्ता फोरम में कोई केस कैसे दाखिल करते हैं। ऐसे 3 मार्गों का उल्लेख कीजिए जिसमें कोया जनजाति अपने आसपास के वनों पर निर्भर है। राजस्थान के 4 जिलों के नाम लिखिए जो अपनी समस्याएं, सीमाएं पाकिस्तान के साथ साझा करते हैं। देखिए बनवर्ड आप बता देंगे। अपने क्षेत्र में भौम जल को पुनरुद्धार के संदर्भ में विचार कीजिए और उन विधियों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए यहाँ पर कहाँ पर जो है आपका व्यक्ति प्रक्रियागत समझ का आकलन हो रहा है, तो या तो देखिए एक आपका डी है यहाँ पर या एक आपका ए है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर 3 मार्कों का आप लोगों को उल्लेख करना है, बता देंगे। राजस्थान के 4 जिलों का, तो देखिए यहाँ पर कोई भी प्रक्रियागत समझ का आकलन नहीं हो रहा है, कहाँ पर है, तो सिर्फ ए और डी में ही आपको देखने को मिलेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए, विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति, लोगों के रहन सहन के तरीके इतने भिन्न क्यों हैं? उदाहरण से ज्ञात करें। यह प्रश्न छात्रों की योग्यता का मूल्यांकन करता है। तो देखिए, किस चीज़ का? अनुभवों की तुलना करना, परिस्थितियों से पता लगाना, विषम जवाब उपलब्ध कराना या फिर विभिन्न संदर्भों में अवधारणाएं लागू करना। तो देखिए, यहाँ पर अनुभवों की तुलना तो नहीं है, परिस्थितियों का पता भी नहीं है, विषम जवाब उपलब्ध कराना ये भी नहीं है, बल्कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? विभिन्न संदर्भों में अवधारणाएं लागू करना। देखिए, क्योंकि यहाँ पर पूछा है विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति, लोगों के रहन सहन के तरीके इतने भिन्न क्यों हैं? तो हर बच्चा यहाँ पर क्या करेगा? भिन्न भिन्न संदर्भों में अपनी अवधारणाएं बताएगा। ठीक है, तो विभिन्न संदर्भों में अवधारणाएं लागू करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, मिडिल स्तर पर एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका प्राकृतिक, वनस्पति और वन्य जीवन का संरक्षण विषय को पूरा करके अपने विद्यार्थियों में सहयोग के कौशल का आकलन करना चाहती है। उसके उद्देश्य की पूर्ति में किस से सर्वाधिक होगी? तो देखिए, यहाँ पर जो उसके उद्देश्य जिसको वो करना चाह रही है, ठीक है, जो जिस कौशल का वो आकलन करना चाह रही है, इसके उद्देश्य की जो पूर्ति है वो किस तरीके से होगी? निबंध लेखन के द्वारा, वाद विवाद के द्वारा, सहयोग पर प्रश्न के द्वारा या फिर समूह में कॉलाज बनाना। तो देखिए, जब बात कर रहे हैं सहयोग के कौशल का आकलन, तो सहयोग के कौशल का आकलन तो सहयोग से ही होगा। तो इसलिए यहाँ पर जहाँ पर भी सहयोग मतलब समूह में चीज़ें हो रही हैं वो क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। तो समूह में कॉलाज बनाना ये क्या है? आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वाक्य यह दर्शाता है कि विद्यार्थियों ने जनसंख्या पिरामिड का संप्रत्यय समझ लिया है? देखिए, जनसंख्या पिरामिड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए बोला गया है कि कौन से ऑप्शन से यहाँ पर पता चलेगा। जनसंख्या पिरामिड दर्शाता है एक क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व इतना ज़्यादा है कि लोग ऊंची इमारतों में रहते हैं। जनसंख्या का आयु लिंग संगठन का आलेखीय निरूपण है। बड़े नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या वितरण का प्रारूप या फिर छोटे नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या वितरण का प्रारूप। तो देखिए, कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा? बात करें जनसंख्या पिरामिड की तो यहाँ पर देखिए जो आपका पॉइंट सही होगा वो है ऑप्शन नंबर 2। जनसंख्या का आयु लिंग संगठन का आलेखीय निरूपण होता है जनसंख्या पिरामिड। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, आज आप लोगों की क्लास यहीं पर कंप्लीट होती है। जितने भी पेडागोजी के क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई थी सारे मैंने आप लोगों को करा दिए हैं। 40 क्वेश्चंस अब तक आप लोगों को मैं करा चुकी हूँ। ऐसे ही क्लासेस आप लोगों की चलती रहेंगी एग्जाम तक। इसके बाद देखिए, जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होंगे 2011 से लेकर के 2024 के सीरीज़ वाइज हम लोग ये करेंगे क्वेश्चन पेपर। 2011 से स्टार्ट करके 2024 तक जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं सारे एक के बाद एक हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए, आज की क्लास आप लोगों की यहीं पर कंप्लीट होती है। अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।